हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षक के यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और जिसके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी का उन सबको बेस्ट ऑफ लक। जिसका एग्जाम हो गया है ऑलरेडी उसको बेस्ट ऑफ लक कि उसका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आए, जैसा आप चाहते हैं ऐसा रिजल्ट आए। और जिसका एग्जाम होने वाला है उसको एग्जाम के लिए और रिजल्ट के लिए दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आज मैं आशा करता हूँ कि आपका जो लास्ट पीडीएफ आएगी ना, जो कट ऑफ वाली पीडीएफ आती है, जो मेन लास्ट वाली आती है, उसमें आपका नंबर आ जाए। ठीक है, उसमें आपका नाम आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जो भी ये मेहनत हो रही है, जो भी कुछ भी मोटिवेशन हमको चाहिए मेहनत करने के लिए, जो मेहनत हम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, उस लिस्ट में अपना नाम पाने के लिए कर रहे हैं ना, तो उस लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ठीक है, इस चीज की मैं दुआ करता हूँ भगवान से। ठीक है, तो और अगर ना भी आपका नाम आता है, इस लिस्ट में नहीं आता है आपका नाम, तो भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि ये जो 2023 साल है ना, ये 2023 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साल है। 2023 में इतनी भर्तियां आने वाली है, बहुत सारी भर्तियां आती हैं आने वाली है। ठीक है, क्यों आने वाली है? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो इसकी वजह से 2024 में इलेक्शन है, इस वजह से 2023 में बहुत सारी भर्तियां आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर के इलेक्शन है, जो प्रधानमंत्री वाले इलेक्शन होते हैं ना, लोकसभा वाले इलेक्शन, वो वाले इलेक्शन है, तो उसमें जो है बहुत सारी भर्ती आएंगी, इसलिए 2023 में। ठीक है, तो इस 2023 जो साल है, इस साल में पूरी मेहनत करिए, जितनी आप कर सकते हो पूरी मेहनत करिए, बल्कि जितनी आप कर सकते हो उससे और थोड़ा आगे बढ़ के करिए। अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे पढ़िए, 5 पढ़ रहे हो तो और 6 घंटे पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना पढ़िए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। ठीक है, और रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, ज्यादा पढ़ने से समझ नहीं आता है, ज्यादा रिविजन करने से समझ आता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ बहुत सारा लिया और आप रिवाइज नहीं कर पाए उसको टाइम पे, तो उसको कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में जाकर आपको याद नहीं आएगा। ठीक है ना, तो जितना पढ़ा रहे हैं हम उसको पढ़िए ध्यान से, और फिर उसको नोट्स बनाइए अपने हाथों से। ठीक है ना, हमेशा अपने हाथों से नोट्स बनाइए अपनी लैंग्वेज में, ताकि आप जब रिवाइज करें तो उसको समझ लें, और अगर नहीं समझ आ रहा उस टाइम पे तो फिर वीडियो दोबारा देख सकते हैं आप। ठीक है, वरना आप अपने कोशिश करिए कि नोट्स आपको रिवीजन करते समय अच्छे से समझ आ जाए। आप रिवीजन एक दिन पहले कर रहे हो, एक हफ्ते पहले कर रहे हो, 1 घंटे पहले कर रहे हो एग्जाम से, तो आप एक बार में जल्दी से उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, ऐसे नोट्स होने चाहिए, ऐसे क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, मतलब छोटे छोटे अच्छे अच्छे नोट्स होने चाहिए, जब जल्दी से उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो आशा है आप जो है पूरा ध्यान दोगे इस साल के ऊपर, जितनी भर्तियां इसमें निकलेंगी उन सबको फॉर्म भर के, और कोशिश करोगे कि इस साल को खत्म होने तक आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए। जब 1 जनवरी 2024 होगा ना, उससे पहले आपके हाथ में एक जॉब हो, इसकी पूरी कोशिश आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है हमारी आज के इतिहास की वीडियो है। ठीक है, ये जो सीरीज पूरी आज के इतिहास की चल रही है, इसमें हम क्या करा रहे हैं कि जिस दिन जो डेट होती है ना, जैसे आज डेट है 18 जनवरी, तो जिस दिन जो डेट होती है उस डेट को इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होती है उनके ऊपर बात करते हैं। चाहे वो हमारे देश के अंदर घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हो, चाहे हमारे देश के बाहर महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हो, है ना, जो एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अगर वो एग्जाम में नहीं पूछी जा रही तो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, और हमारा इस टाइम फोकस क्या है कि एग्जाम वाली चीजों पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, वैसे वो भले ही अहमियत रखें घटनाएं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए नहीं रखती है, तो कोई मतलब नहीं है हमारा उससे। ठीक है, जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, उसके बाद कुछ भी घटना पढ़िएगा, किसी की चीज के बारे में पढ़िएगा। अभी क्या पढ़ना है? जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, इस वीडियो में, इस पूरी सीरीज में वही घटनाएं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, जो पूछी गई हैं या प्रैक्टिस पेपर में आती हैं। ठीक है, वो सारी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वही पेपर में आएंगी। ठीक है, उनमें से उनसे बाहर आपको कोई घटना नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 18 जनवरी, आज की डेट क्या है? 18 जनवरी। और आज का इतिहास, जो आज के दिन का इतिहास है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो जो पहली वीडियो है, पहला जो है, सबसे पहले जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे जो हमारे देश के अंदर घटनाएं हुई थी आज के दिन। ठीक है, आज के दिन जो हमारे देश के अंदर घटनाएं हुई हैं, देश की महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन। तो पहली घटना क्या है? 18 जनवरी, आज के दिन 18 जनवरी 1930 को महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साबरमती आश्रम की यात्रा की। ठीक है, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत फेमस लेखक हैं, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो इन्होंने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है ना, इसी कविता लिखने के ऊपर 1913 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये जो है पहली बार इन्होंने कहा साबरमती आश्रम की यात्रा की थी। ठीक है, अब ये साबरमती आश्रम की यात्रा इन्होंने की थी, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ने के लिए? यात्रा तो इन्होंने बहुत जगह करी होंगी, है ना, फिर हम ये साबरमती वाली स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने आज के दिन करी थी, इसलिए इस घटना को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और साबरमती आश्रम क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो साबरमती आश्रम है ना,
ये वो आश्रम है जहाँ पे गांधी जी रहते थे, जो गांधी जी ने बनाया था आश्रम, वो वाला आश्रम है साबरमती आश्रम। साबरमती एक नदी है ना, वहां उसके बराबर में आश्रम बना हुआ है, उसके साइड में आश्रम है, ठीक है, साबरमती नदी के बराबर में, इसलिए इसको साबरमती आश्रम बोलते हैं। है कहाँ? ये आपका आपका अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में ये आपका आश्रम है, ठीक है। तो इस आश्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहली बार गए थे, ठीक है, गांधी जी से मिलने। कहाँ पे? साबरमती आश्रम में, आज के दिन 18 जनवरी 1930 को, ठीक है, इसलिए हमारे लिए घटना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि साबरमती जो आश्रम है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये गांधी जी का बनाया हुआ आश्रम था, यहाँ पे गांधी जी रहते थे, और गांधी जी ये कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। और पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ गए थे आश्रम में गांधी जी से मिलने, इस वजह से ये न्यूज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो घटना है। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी नेक्स्ट घटना क्या है? 18 जनवरी 1972, 1972 है ना, 18 जनवरी 1972 को क्या हुआ था? क्रिकेट खिलाड़ी विनोद कांबली का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आज के दिन विनोद कांबली जी जो है इनका जन्म हुआ था। विनोद कांबली जी कौन है? विनोद कांबली जो है एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, ठीक है। हमारे क्रिकेट जो क्रिकेट टीम होती है उसमें लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे विनोद कांबली जी, ठीक है। उनका आज के दिन 18 जनवरी 1972 में जन्म हुआ था, ठीक है। ये जो है सन 2000 में रिटायर्ड हो गए थे, ठीक है, बहुत छोटी उम्र में रिटायर्ड हो गए थे, कुछ घटना की वजह से रिटायर्ड हो गए थे। ये जो है इन्होंने जो ये है, अगर इनको मैं आपके बचपन की बात बताऊं, ये बचपन से ना जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, आप जानते हो सचिन तेंदुलकर की जो क्रिकेट के भगवान जिनको माना जाता है, सचिन तेंदुलकर जी के ये बचपन के दोस्त थे, ठीक है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, ठीक है। एक ही जो इनका कोचिंग था वहीं से, मतलब जो क्रिकेट कोचिंग था एक ही जगह से कोचिंग किया करते थे ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों बचपन से दोस्त थे और एक ही साथ टीम में भी आए थे ये दोनों, ठीक है। सचिन जी थोड़ा पहले आ गए थे, बाद में आए थे, लेकिन दोनों एक ही साथ बहुत साल खेले भी थे, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना पहला मैच खेला था, जो इन्होंने अपना पहला ओडीआई खेला था, ओडीआई मतलब 50 ओवर वाला जो होता है, वनडे वाला, वनडे मैच ही बोलते हैं। ओडीआई का मतलब वनडे मैच, ओडीआई का मतलब वनडे मैच, वनडे मैच जो हो गया, ठीक है ना। तो जो वनडे वाला मैच होता है उसको ओडीआई बोलते हैं, ठीक है, जो 50 ओवर वाला होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना पहला ओडीआई खेला था वो कब खेला था? वो खोला था 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ, वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। इन्होंने जो अपना पहला ओडीआई खेला था वो 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, ठीक है। और जो इन्होंने अपना पहला टेस्ट खेला था, टेस्ट वो 5 दिन वाला जो होता है वो टेस्ट मैच होता है, ठीक है, वो कब खेला था? वो इन्होंने खेला था 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है ना। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था पहला टेस्ट मैच, और 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तो इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, आज तक भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज है ना, तो आज तक इनका रिकॉर्ड नहीं टूटा कि जिन्होंने सबसे पहले 1000 रन पूरे किए थे, ठीक है। सबसे पहले 1000 रन जो पूरे किए थे वो इन्होंने ही किए थे, इन दोनों फॉर्मेट में मिला के, है ना। टी20 तो उस टाइम पे होता नहीं था, जो आपका ये 50 ओवर वाला ओडीआई है, टेस्ट क्रिकेट में मिला के, टेस्ट मैच में मिला के, दोनों में मिला के इन्होंने 1000 रन सबसे पहले जो भारत में आज तक पूरे किए हैं, सबसे कम मैच खेल के जिसने पूरे किए, सबसे कम टाइम पूरे किए हैं, वो विनोद कांबली जी हैं, ठीक है। अभी तक इनका ये रिकॉर्ड कायम है, ठीक है। और इन्होंने ये जो आपका वनडे क्रिकेट है, इनका लास्ट मैच इन्होंने कब खेला था? जो वनडे क्रिकेट है, जो वनडे मैच होता है इसका 50 ओवर वाला, इसका लास्ट मैच इन्होंने कब खेला था? लास्ट मैच इन्होंने खेला था वनडे का सन 2000 में, ठीक है, वर्सेस श्रीलंका, ठीक है, सन 2000 में खेला था वर्सेस श्रीलंका, ठीक है ना। और लास्ट टेस्ट मैच जो इन्होंने खेला था वो 1995 में खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड, ठीक है। जो लास्ट मैच इन्होंने टेस्ट खेला था वो 1995 में खेला था। तो आप देखेंगे कितना छोटा सा इनका करियर है, 1993 से और 1995 में इनके टेस्ट मैच का करियर खत्म हो गया, 2 ही साल। जब ये 23 साल के थे जब उन्होंने जो इनका टेस्ट करियर है वो खत्म, मतलब इन्होंने खेलना बंद कर दिया था, ठीक है। और जो इन्होंने वनडे मैच खेला है वो 1991 को पहला खेला था 1991 में, और 2000 में एंड कर दिया था, मतलब 8 ही साल का पूरा करियर था, ठीक है। इनको फिर उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, ठीक है। और हाँ, एक रिकॉर्ड और इनके नाम, इन्होंने अपनी जो पहली सेंचुरी बनाई थी ना, मतलब डबल सेंचुरी बनाई थी इन्होंने, जो इनका तीसरा मैच था ना, ये पूरी सीरीज जो चल रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, जहां इन्होंने अपना पहला मैच खेला था, वहां पे जो पूरी सीरीज का तीसरा मैच था, वहां पे इन्होंने 200 से ऊपर रन बनाए थे, ठीक है, ठीक है ना। एक ये रिकॉर्ड भी है इनके नाम पे, ठीक है, 200 से ऊपर रन जिन्होंने बनाए हैं अपनी पहली कुछ इनिंगों में, है ना, पहले कुछ मैचों में, उनमें से इनका नाम है जिन्होंने अपने तीसरे मैच में 200 रन बनाए थे, ठीक है। तो आशा है आपको इनके बारे में पता चल गया होगा। इनका पूरा मैंने करियर बता दिया। ये वनडे वाला जो पूरा है 91 से इन्होंने खेलना शुरू किया था, पहला मैच था इनका, और 2000 में इनका आखिरी मैच था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि
ये जो है मतलब जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होते हैं या फिर रणजी ट्रॉफी वगैरह जो इंडिया के अंदर होते हैं, ये तो इंटरनेशनल मैच की बात हो गई, वरना उसके अलावा जो रणजी मैच होते हैं है ना, इन सब में रणजी में मुंबई की तरफ से खेलते थे। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में इनका जन्म हुआ था, बॉम्बे में बोल दीजिए, मुंबई में, ठीक है। तो इन्होंने वो वहां से इन्होंने रिटायरमेंट 2011 में ली थी, ठीक है, 2011 में वहां से रिटायरमेंट ली थी, ठीक है, रणजी मैच खेला करते थे, ठीक है ना, 2011 में वहां से रिटायरमेंट ली थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट घटना क्या है आपकी। नेक्स्ट है आपकी 18 जनवरी 1996 को। 18 जनवरी 1996 को क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन 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 ही रामाराव, एन टी रामाराव जो है, एन टी रामाराव है, क्या है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे एन टी रामाराव जी, आज के दिन उनका निधन हुआ था, ठीक है, आज के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हुआ था कब, 18 जनवरी 1996 में, ठीक है। आज के दिन जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री बोल सकते हैं आप, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के एन टी रामाराव जी, इनका निधन हुआ था, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं एन टी रामाराव जी कौन थे, ये बहुत फेमस जो है पहले एक्टर थे, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मूवी बनाई है आपके तेलुगु में, है ना, तेलुगु लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारी मूवी बनाई है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, यहाँ पे जो तेलुगु इंडस्ट्री है वहां पे इन्होंने बहुत सारी मूवी बनाई है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्में भी लिखी हैं, बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट भी की है ना, उसके बाद ये पॉलिटिशियन बन गए थे, पॉलिटिक्स में आ गए थे, फिर ये जो है आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे, ठीक है। और इनके बारे में आपको एक बात और बताता हूँ, आपने एक एक्टर का नाम सुना होगा जो इस टाइम पे एक्टर है, ठीक है, तेलुगु इंडस्ट्री का, एनटीआर जूनियर, या तो जूनियर एनटीआर बोल दीजिए या एनटीआर जूनियर बोल दीजिए, ठीक है। मैं बताऊं कौन है एनटीआर जूनियर, जूनियर एनटीआर कौन है, अभी अभी एक मूवी आई थी आरआरआर, तो उसमें जो भीम वाला कैरेक्टर किया था, ठीक है, वो है जूनियर एनटीआर। तो जूनियर एनटीआर जो है ना, ये इनके पोते हैं, किसके, एनटी रामाराव जी के, एनटी रामाराव जी के पोते हैं जूनियर एनटीआर, ठीक है। तो इस लिंक से आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए देखिए इनका नाम अगर हम देखें तो एन टी और रामाराव का आर लगा लो तो ये भी तो एनटीआर बन गए, ठीक है। तो एनटीआर जूनियर एनटीआर, ठीक है ना। वैसे इनका नाम जो है एनटीआर रामाराव जी था और इनका नाम था तारक, है ना, तारक है इनका नाम वैसे, है ना, पूरा नाम, लेकिन इनके जो दादाजी हैं उनके नाम पे इनको जूनियर एनटीआर भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे इनका नाम तारक है, ठीक है। तो जूनियर एनटीआर जो है इनके पोते हैं और ये जूनियर एनटीआर जी के दादाजी थे, ठीक है। ये जो है ये बहुत बड़े एक्टर भी थे, ठीक है, तेलुगु इंडस्ट्री के आपकी बहुत बड़े एक्टर थे आंध्र प्रदेश के, है ना। ये बहुत सारी इन्होंने फिल्में भी लिखी हैं, बहुत सारी इन्होंने फिल्में बनाई भी हैं, डायरेक्ट भी की हैं, ठीक है। फिर ये पॉलिटिशियन बन गए थे और उसके बाद इनका निधन कब हुआ, 1996 में। तो ये आंध्र प्रदेश के तीन बार आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। सीएम मतलब मुख्यमंत्री ये 3 बार रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है। कब कब ये मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के, सबसे पहले बने थे 1983 में, 1983 में सबसे पहले, थोड़ा नीचे ले देता हूं अगर आपको यहां दिख रहा होगा तो, 1983 में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, कहां के, आंध्र प्रदेश के, ठीक है, 1983 में। फिर दूसरी बार कब बने, इनकी गवर्नमेंट बीच में ही गिर गई, उसके बाद फिर 1985 में जब गवर्नमेंट गिरने के बाद दोबारा इलेक्शन हुए तो दोबारा में भी यही जीत गए, ठीक है। 1985 में फिर ये सीएम बन गए, ठीक है। और उसके बाद ये 1994 में सीएम बने थे, 1994 में। फिर उसके 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी टर्म पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है। ये उस टाइम पे सीएम ही थे, आपके मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो 3 बार बने हैं, एक बार 1983 में बने थे, फिर इनकी सरकार गिर गई थी अगले ही साल, फिर 1985 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो ये दोबारा से यहाँ के प्रधान वो बन गए, सीएम बन गए, मुख्यमंत्री। और फिर उसके बाद ये टर्म पूरी होने के बाद उसके बाद एक टर्म और हुई, और उसके बाद जो अगली टर्म हुई 1994 में, उस इलेक्शन को जीत के ये दोबारा आपके सीएम बन गए थे, ठीक है। मुख्यमंत्री कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। इनके बारे में कुछ अवार्ड्स बताऊं जो इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं ना, अवार्ड मिलते हैं, जैसे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, इतने बड़े एक्टर रह चुके हैं, ये बहुत बड़े एक्टर इनको माना जाता है ना, तेलुगु इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्टर इनको माना जाता है, वहां के सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है, बहुत सारी फिल्में भी बनाई हैं इन्होंने, तो जो इनको कुछ अवार्ड भी मिले होंगे, तो जो कुछ अवार्ड मिले हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बात करते हैं, इनको मिला है पद्मश्री, पद्मश्री जो मिला है उनको मिला है 1968 में, ठीक है। जो इनको पद्मश्री मिला था वो कब मिला था, 1968 में। पद्मश्री जानते हैं ना आप, ये 3 अवार्ड होते हैं, सिविलियन अवार्ड बोलते हैं इनको, पद्म विभूषण सबसे ऊपर, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ये जो तीसरे नंबर पे आता है इन तीनों अवार्ड्स में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री मिला था कब, 1968 में। इनको जो है नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है, फिल्म वाला, जो गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड दिया जाता है फिल्म बनाने के लिए, ठीक है ना, एक मतलब जो बहुत अच्छा काम करता है पूरे साल में उसको दिया जाता है नेशनल अवार्ड, वो भी इनको 1968 में मिला था, ठीक है। 1968 में ही इनको नेशनल अवार्ड मिला था। फिर इनको
तेलुगु एक्टर, जो बेस्ट एक्टर है तेलुगु के, है ना, ये फिल्म फेयर वगैरह जो वैसे अवार्ड होते हैं उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको 1972 में मिला है। 1972 में बेस्ट एक्टर तेलुगु का अवार्ड मिला है इन्हें, ठीक है। और 1974 में, 1972 है ना, और 1974 में इनको बेस्ट स्टोरी राइटिंग का अवार्ड भी मिला है। मैंने बताया ना, कहानियां भी लिखा करते थे, मूवीज जो फिल्म होती है उनकी, उनको डायरेक्ट भी करते थे, उनमें कहानियां भी लिखते थे उनकी, और उनमें हीरो भी होते थे, ठीक है। बहुत सारी मूवीज में हीरो भी है, ठीक है। और उसके बाद ये पॉलिटिशियन बन गए थे, ठीक है, उसके बाद नेता बन गए थे, ठीक है। तो क्या क्या अवार्ड इनको मिले हैं? पद्मश्री इनको मिला था 1968 में, फिर उसका नेशनल अवार्ड भी इनको 1968 में मिला है। इनको 1972 में बेस्ट एक्टर तेलुगु का अवार्ड भी मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड, और 1974 में फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट स्टोरी के लिए भी मिला है, ठीक है। तो ये इनके कुछ अवार्ड्स हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको एनटी रामाराव जी के बारे में सारा कुछ बता दिया। इस लिंक से इनको आप याद रख सकते हैं कि जूनियर एनटीआर जो आरआरआर मूवी में थे, जिन्होंने भीम का कैरेक्टर किया था ना, जिनके आगे स्टार्टिंग में शेर भागता है, आपको ऐसे याद आएगा, जिनके स्टार्टिंग में शेर भागता है जिनके पीछे, ठीक है, वो जो है जूनियर एनटीआर, उनके दादाजी थे ये, ठीक है ना। ये जो 3 बार सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, कब 83 में, 85 में और 1994 में, ठीक है ना। और ये मैंने इनके अवार्ड जो इनको मिले हैं वो आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी न्यूज के 18 जनवरी 2003 में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन का निधन, ठीक है। 18 जनवरी 2003 को हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, जो एक प्रसिद्ध लेखक थे हिंदी भाषा के, इनका निधन हुआ था, ठीक है। सबसे पहले मैं इनका आपका लिंक बताता हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे। हरिवंश राय बच्चन जी जो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार जिनको बोलते हैं, कौन है वो? अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जो है वो आपके अमिताभ बच्चन जो है उनके पिताजी हैं, ठीक है। ये जो है बहुत बड़े हिंदी के लेखक थे, ठीक है। अपनी इस जो इनका पूरा समय था ना, जिस काल में पूरे 90s में हिंदी वो रहे थे, है ना, 90s ही था ना इनका, 90s 80s ये वाला था ना इनका पूरा साल, खाली 90s नहीं, 90s 80s 70s इस वाले पूरे साल में थे ना, ये पूरा साल इनका था ना। उस समय के इंडिया के आजादी के बाद के ये सबसे बड़े लेखक इनको बोला गया हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं हिंदी भाषा में, जो इनकी कविताएं हैं, बहुत सारी कविताओं को, इनको कविता है, कहानी है, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारी मूवीज इनके उनसे बनी है। देखिए अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी अग्निपथ, है ना, आप सबने देखी हो अगर, अग्निपथ अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, जिसका एक रीमेक भी बना था जब ऋतिक रोशन थे जिसमें, ठीक है। तो जो पहली वाली अग्निपथ थी उसी को इंस्पायर्ड होकर दूसरी वाली बनी थी। जो पहली वाली अग्निपथ थी ना, उसकी स्टोरी जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी, ठीक है। तो मूवी से ही मैंने लिंक करा दिया इनको, ठीक है। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी है उनका आज के दिन निधन हुआ था, ठीक है, आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो फिर अगर हम इनकी बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, ये भी तो पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था, मृत्यु तो इनकी 2003 में हो गई, 18 जनवरी 2003 को। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर, है ना, 1907 को। अब हुआ था 27 नवंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। इनकी अगर कुछ फेमस कविताओं की बात करें जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, ठीक है, एक इनकी कविता थी मधुशाला। मधुशाला नाम से इनकी एक कविता थी, मधुशाला, जो 1935 में इन्होंने लिखी थी, जो 1935 में आई थी, है ना, मधुशाला। ये बहुत फेमस कविता थी, ये इनकी सबसे फेमस कविता है मधुशाला, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इनकी मधुबाला नाम से एक कविता है इनकी, वो भी बहुत फेमस है, वो 1936 में इन्होंने लिखी थी मधुबाला, ठीक है। एक इनकी कविता है तीरा हार, तीरा हार जो है वो इन्होंने 1929 में लिखी थी 1929 में, ठीक है। तो ये मैंने जो बहुत इनकी इंपॉर्टेंट वो है कविताएं हैं, कहानी है, वो इनको बता दी। और इनकी एक और कविता मैं बताता हूँ, आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमारी हिंदी की किताब में आया करती थी जब हम पढ़ते थे स्कूल में, ठीक है। सीबीएसई से मैं पास आउट हूँ, तो उसकी जो हिंदी की किताब होती है उसमें क्लास 9th में या 10th में है ये कविता, है ना। ऐसे करके है कविता, आप लोगों ने वैसे भी सुनी होगी, साथ ही हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ऐसे करके पूरी कविता है। वो कविता जो है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। साथ ही हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ऐसे करके वो पूरी कविता है। पूरी तो मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मुझे याद है मैंने बता दिया आपको, वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी, ठीक है। तो ये मैंने इनको बता दी, इनकी फेमस किताब बता दी आपको। एक 1935 में आई थी मधुशाला, 1936 में मधुबाला, और तेरा हार जो आई थी वो 1929 में आई थी, ठीक है। ये जो है एमपी भी रह चुके हैं राज्यसभा से, ठीक है।
ये राज्यसभा से एमपी भी रह चुके हैं, ठीक है। अब ये एमपी कैसे रहे थे, हैं, क्योंकि मैंने ऐसे तो बताया नहीं थे, पॉलिटिशियन थे, है ना। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर एमपी बनना है राज्यसभा से, या मतलब एमपी बनना है आपको अगर, तो पॉलिटिशियन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, लोकसभा में जो होंगे वो सारे एमपी होंगे, ठीक है। राज्यसभा में एमपी मतलब जो नेता होंगे, राज्यसभा में भी सब नेता ही होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में कुछ सीट होती है, 12 सीट होती है, ठीक है। जो 12 सीट होती है ना, बाकी सब तो नेता ही होते हैं, ठीक है। वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। जब हिस्ट्री, जो आपका पॉलिटी में राज्यसभा का टॉपिक आएगा उसमें हम बताएंगे आपको इनडायरेक्टली कैसे चुने जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, डायरेक्टली मतलब जो लोगों ने चुने होते हैं, ठीक है। हम लोग जो वोट देते हैं, ठीक है। जो 2024 में इलेक्शन होगा ना, जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, वो वाला जो इलेक्शन होता है उसमें जो जिनको हम वोट देते हैं, उसमें जो कैंडिडेट जीते हैं वो जो है एमपी बन जाते हैं अपने लोकसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पर जो राज्यसभा में लोग होते हैं ना, उनको हम नहीं चुनते, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। जो स्टेट्स होती है ना, जो राज्य होते हैं, उनमें जो हम लोग चुनते हैं ना, जब राज्य के इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी तो हम वोटिंग करते हैं ना। जो आपके विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जो उसमें जो सीएम वाले इलेक्शन होते हैं, आपके मुख्यमंत्री वाले, उसमें जो लोग, जिन लोगों को हम चुनते हैं, वो लोग फिर और लोगों को चुनते हैं, ठीक है। वो लोग, है ना, वो, और जो जिनको वो चुनते हैं वो लोग जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। इसलिए इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलता है, क्योंकि हमने उनको डायरेक्टली नहीं चुना, लेकिन जिसको हमने चुना है उन्होंने उसको चुना है, ठीक है। इसलिए उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी जितने मेंबर है वो तो सब इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, लेकिन 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा, हमारे राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं आपके राज्यसभा में, ठीक है। 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं ना। ये चुने जाते हैं जो अपने जो काम है, अपना जो फील्ड है, आर्ट का फील्ड है या एजुकेशन का फील्ड है, ये सब जो सेक्टर होते हैं, हेल्थ का फील्ड है, उनमें बहुत अच्छा काम किया होता है जिन्होंने, ठीक है। तो इसी फील्ड में, कला के फील्ड में, क्योंकि कविता लिखना होता है, कहानी लिखना होता है, कवि, ये आपका कला की फील्ड में आता है, ठीक है। तो इस कला की फील्ड में ये जो है एमपी चुने गए थे, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, एमपी चुने गए थे। एमपी मतलब, यहाँ पे एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, करेक्शन गलत बोल दिया था गलती से। यहाँ पे एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनको राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया था, ठीक है। ये जो 12 चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो इनको कला के लिए इनको वो चुना गया था आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऐसे जैसे आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर जी को भी चुना गया था एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुना गया था ना। तो उनको कोई ऐसी कोई क्रिकेट की फील्ड नहीं होती है, उनको भी इन 12 में से चुना गया था। और क्रिकेट की कोई फील्ड नहीं होती है, स्पोर्ट की कोई फील्ड नहीं होती है। जो ये स्पोर्ट जो है, ये भी एक तरह की कला है ना, तो उसको भी कला की फील्ड में चुना जाता है, ठीक है ना। तो जो सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया था, वो भी इन 12 में से चुना गया था कला के लिए, उनकी जो कला है क्रिकेट खेलने की, उसके लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में सारा कुछ बता दिया। हाँ, एक चीज और हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी, ये जो है हमारा जो फॉरेन ऑफिस होता है ना, विदेश मंत्रालय, उसमें भी काम कर चुके हैं एज अ हिंदी विशेषज्ञ, है ना। एक हिंदी विशेषज्ञ के रूप में वहां पे काम कर चुके हैं। जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, ठीक है, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, ठीक है, वहां पे काम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया ना, हिंदी भाषा के थे ये लेखक, तो हिंदी भाषा इनकी बहुत अच्छी थी, उसमें इनको महारत हासिल थी, इसलिए इनको वहां पे हिंदी विशेषज्ञ की तरह चुना गया था। ये वहां पे काम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, आपकी न्यूज पे। नेक्स्ट जो आपकी घटना हुई थी आज के दिन, 18 जनवरी 2009, 18 जनवरी 2009 को क्या हुआ था, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन कहां पे होगी, वेस्ट बंगाल में होगी। बंगाल क्रिकेट की एसोसिएशन है, जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग एसोसिएशन होती है, तो ये जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, इसने सौरव गांगुली को आज के दिन सोने के बैट से सम्मानित किया था, ठीक है। जो सौरव गांगुली जी हैं, इनको सोने के बैट देकर इनको सम्मानित किया गया था। किसने सम्मानित किया था, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने, ठीक है। क्योंकि जो सौरव गांगुली है बंगाल से बिलोंग करते हैं ना, बंगाल के रहने वाले हैं सौरव गांगुली जी। सौरव गांगुली जी के बारे में तो आपने सुना होगा, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सफल जो कप्तान बोला जाता है वो इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। हालांकि अब धोनी को भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे सफल कप्तान जो है सौरव गांगुली जी को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि जब इंडिया बहुत बुरी स्थिति में था, बहुत खराब स्थिति में था, ये उसमें से उस टीम को निकाल के लाए थे, ठीक है। जब ये कप्तान बने थे उस टाइम पे, जिस टाइम इनको कप्तानी मिली थी, उस टाइम पे इंडिया जो है बहुत बुरी स्थिति में था। स्थिति में बुरी में क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो फंस गए थे, वो जो
फिक्सिंग जो हो जाती है ना, तो फिक्सिंग की जाती है, बैटिंग करके फिक्सिंग जो की जाती है, उस वाली फिक्सिंग में बहुत सारे लोग फंस गए थे उस टाइम पे। आपने मोहम्मद जो अजहरुद्दीन का नाम सुना होगा, वो फंस गए थे उस टाइम पे, अजय जडेजा फंस गए थे, और भी 2-3 लोग फंस गए थे। तो उस टाइम पे जो क्रिकेट टीम थी, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर थे, अजय जडेजा, अजहरुद्दीन, ये सब जो थे, जो टीम से निकल गए थे, और टीम जो थी बहुत बुरी स्थिति में थी। उस टाइम पे इनको कप्तान बनाया गया था टीम का, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने टीम को उस बुरी स्थिति से बाहर निकाला, इसलिए इनको सबसे अच्छा कप्तान बोलते हैं, ठीक है, भारत का, भारत क्रिकेट टीम का, ठीक है। तो जो ये आपके सौरव गांगुली जी हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन जो है, इन्होंने इनको सोने के बैट देके सम्मानित किया था 18 जनवरी 2009 को, ठीक है। और इनके सौरव गांगुली के बारे में और बताऊं आपको, अभी कुछ दिन पहले तक, मतलब अब तो रोजर बिन्नी है प्रेजेंट में। इससे पहले जो बीसीसीआई है, जो क्रिकेट काउंसिल है इंडिया का, बीसीसीआई है ना, क्रिकेट काउंसिल, जो आपका बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई जो है, जो जितना भी क्रिकेट वगैरह जो भी होता है इंडिया में, चाहे वो पुरुषों का हो, महिलाओं का, जो भी क्रिकेट होता है पूरे इंडिया में, भारत में, चाहे वो रणजी हो या फिर कोई स्टेट या कोई रीजनल, कोई भी हो, या कोई रेलवे वगैरह, ये सब जितने भी होते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट, सब जो भी होते हैं हमारे यहाँ पे, वो सब कौन ऑपरेट करता है? बीसीसीआई, ठीक है। तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है अभी, ठीक है। अभी फिलहाल तो रोजर बिन्नी जी है, ये हट गए, ठीक है। ये जो है, ये रोजर बिन्नी जी से पहले थे, ठीक है। 35th ये प्रेसिडेंट है, 35th है ना। इस टाइम पे जो रोजर बिन्नी जी हैं, वो 36 है, ठीक है। ये तो 35, ये 35th जो है प्रेसिडेंट है, किसके? बीसीसीआई के, है ना। अगर इनके क्रिकेट करियर के बारे में बताएं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये जो है भारत के सबसे अच्छे कप्तान बोले जाते हैं, ठीक है। और इनके अगर मैं थोड़ा सा और क्रिकेट करियर के बारे में बताऊं इनके में, तो इन्होंने जो है, इनके जो क्रिकेट करियर है, वो 92 से 2008 तक चला था। कब से कब तक? 1992 से 2008 तक चला था, है ना। फिर 2008 में इनकी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। उस टाइम पे जो इंडिया के कोच थे ग्रेग चैपल, उनके साथ इनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने फिर क्रिकेट धीरे धीरे छोड़ दिया था, ठीक है। उनके बाद उनकी कोई लड़ाई सी हो गई थी उनके साथ, इसके बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था, ठीक है। तो 1992 से 2008 तक इनका पूरा क्रिकेट करियर, 2008 तक, ठीक है। जो इन्होंने अपना डेब्यू किया था, है ना, इन्होंने डेब्यू किया होगा ना, जो ओडीआई से डेब्यू का मतलब, जो इन्होंने अपना पहला मैच खेला था, वो 1992 में खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 1992 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वो वाले मैच की बात कर रहा हूं मैं, ओडीआई की, ओडीआई मैच की बात कर रहा हूं, वनडे मैच जो होता है, ठीक है ना, 50-50 ओवर वाला जो होता है, वो इन्होंने सबसे पहले 1992 में जो पहला मैच था इनका, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, ठीक है ना। और जो इनका लास्ट मैच था, ये इन्होंने 2007 में खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। 2007 में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था, ठीक है, जो ओडीआई का था, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। अगर इनके क्रिकेट जो आपके टेस्ट मैच वाला करियर है उसकी बात करूं, तो इन्होंने टेस्ट मैच का पहला मैच अपना 1996 में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। और अगर लास्ट मैच की बात करूं, जो टेस्ट का लास्ट मैच है, वो इन्होंने 2008 में खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। तो ये मैंने इनका पूरा क्रिकेट करियर बता दिया। जो इनका ओडीआई का पहला मैच था, वो 1992 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था, और जो आखिरी मैच था ओडीआई का, वो कौन सा? 2007 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है। फिर टेस्ट की बात करूं, जो 5 दिन वाला होता है, तो पहला मैच इन्होंने जो टेस्ट खेला था, वो 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, और जो लास्ट खेला था वो 2008 में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था, और इनके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, ठीक है। और इनके नाम एक रिकॉर्ड और है, इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये जो जितने भी आज तक रन बने हैं ना, ठीक है, ओडीआई में, वो 8वें नंबर पे आते हैं उसमें, ठीक है, टॉप 10 में आते हैं। देखिए, मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपसे एक करंट अफेयर जो मेरी वीडियो आती है उसमें न्यूज शेयर करी थी कि विराट कोहली जो है टॉप 5 में आ गए हैं, है ना, जो 5th नंबर पे आ गए हैं ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने में, ठीक है। तो जो उसी लिस्ट में जो 8वें नंबर पे आते हैं, वो कौन है? वो है सौरव गांगुली जी, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन है? आपके विराट कोहली जी। पहले नंबर पे कौन है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन से भारतीय हैं? विराट कोहली। और जो 8वें नंबर पे वो कौन है? आपके सौरव गांगुली, ठीक है, समझ गया आप। तो मैंने आपको, हाँ, इनको जो है, इनका एक नाम है जिस नाम से इनको बुलाया जाता है, बहुत फेमस नाम है उनका, किस नाम से इनको बुलाया जाता है? इनको दादा बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले दादा किसको बुलाया जाता है, कौन सा क्रिकेट प्लेयर है, इसको दादा बोला जाता है, दादा बोला जाता है। और बंगाल टाइगर भी बोला जाता है, ठीक है। बंगाल टाइगर क्यों? क्योंकि बंगाल से बिलोंग करते हैं ना, वेस्ट बंगाल से करते हैं, तो इनको बंगाल टाइगर भी बोलते हैं और दादा भी बोलते हैं, ठीक है। दादा इनका बहुत फेमस नाम है। और अगर बंगाल टाइगर भी आता है, तो बंगाल टाइगर भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको सौरव गांगुली के बारे में बता दिया, और इनको बैट क्यों दिया था बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में, उसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो एक बार ये पहली जो देश की घटना है, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहली क्या है? पहली है
18 जनवरी 1930 1930 को जो महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो साबरमती आश्रम में गए थे। साबरमती आश्रम किसका है? ये साबरमती आश्रम वो है जिसमें जो गांधी जी ने बनाया था, इसमें गांधी जी रहते थे। ठीक है, ये अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया, 18 जनवरी 1972 1972 को क्रिकेटर विनोद कांबली जो है इनका जन्म हुआ था। मैंने इनके बारे में आपको बताया, बचपन से ही सचिन तेंदुलकर जी जो है उनके दोस्त थे ना, उनके साथ स्कूल में पढ़े थे, सेम ही जगह से इन्होंने कोचिंग की थी। ठीक है, इन्होंने जो अपना क्रिकेट शुरू किया था वो 1991 में किया था और 2000 में अपना सन 2000 में अपना आखिरी मैच खेला था। ठीक है, और टेस्ट जो करियर है इनका 1993 में स्टार्ट कर किया था और 1995 में इनका लास्ट मैच हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, 18 जनवरी 1996 में, है ना, 18 जनवरी 1996 में आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन, एनटी रामाराव जी, इनका निधन हुआ था आज के दिन। कब? 1996 में, 18 जनवरी 1996 में। फिर मैंने आपको एनटीआर के बारे में बता दिया, एनटीआर मतलब एनटी रामाराव जी जो हैं इनके बारे में बता दिया। ये जो हैं जो इस टाइम पे जूनियर एनटीआर जो हैं, जो भी आपके आरआरआर मूवी में थे, उनके दादाजी हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं तेलुगु इंडस्ट्री के, ये बहुत बड़े स्टोरी राइटर भी थे, कहानियां लिखा करते थे फिल्मों की, और डायरेक्टर भी रह चुके हैं वहां के, और फिर ये पॉलिटिशियन बन गए थे। 3 बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। सीएम मतलब मुख्यमंत्री। कब कब? 83 में बने थे, 1983 में, फिर 1985 में, फिर 1994 में, और 1996 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 2003 में, 18 जनवरी 2003 में हिंदी भाषा के जो प्रसिद्ध लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी, इनका निधन हुआ था। कब? 2003 में 18 जनवरी को। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी है, जो अमिताभ बच्चन जी है ना, ये उनके पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। ये हिंदी लेखक, ये जो हिंदी कविता होती है इनके, बहुत फेमस राइटर थे। ठीक है, अपनी सदी के सबसे फेमस राइटर थे। ठीक है, कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, फिर मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, इन्होंने बहुत जो फेमस किताब लिखी है। एक मैंने बताया इन्होंने 1935 में इन्होंने कौन सी लिखी है? मधुशाला। 1936 में मधुबाला, और 1929 में तेरा हाथ। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इनका जन्म हुआ था हरिवंश राय जी बच्चन जी का 27 नवंबर 1907 में। ठीक है, 27 नवंबर 1907 में। ठीक है, फिर मैंने बताया देश के एमपी भी रह चुके हैं। फिर मैंने आपको सारा समझाया ये एमपी कैसे रहे थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 लोग फिर नॉमिनेट किए जाते हैं लोग, उनमें से एक थे। ठीक है, फिर और इनके बारे में मैंने आपको क्या बताया, नहीं ये बताया था, हाँ ये रह गए अवार्ड जो थे, ये मैंने एनटी रामाराव जी के बारे में बताए थे, है ना। एनटीआर जी जो है, एनटी रामाराव जी जो है, जो आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे, उनको पद्मश्री मिला था 1968 में, है ना। और इनको पद्मश्री मिला था इनको 1968 में। नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है इनको 1968 में। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का तेलुगु का 1972 में, और बेस्ट स्टोरी राइटिंग का 1974 में मिला था। ठीक है, फिर हमने हरिवंश राय जी के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर 2009 में 19 जनवरी 2009 को क्या हुआ था, 18 जनवरी 2009 में क्या हुआ था, 18 जनवरी 2009 में जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने सौरभ गांगुली जी को सोने का बैट देकर सम्मानित किया था। ठीक है, फिर मैंने इनके बारे में बता दिया, सबसे जो सफल कप्तान है भारत के ये है। मैंने इनको बताया सफल कप्तान इनको क्यों बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने जो टीम से बुरी स्थिति में थी उससे बाहर निकाला था टीम को। ठीक है, फिर मैंने आपको इनके बारे में बताया, इनको दादा कह के बोलते हैं ये बताया। फिर इनका पूरा क्रिकेट करियर बताया। 2007 में इनकी जो है ओडीआई की एंड हो गई थी। स्टार्ट कब हुई थी? जो इनकी ओडीआई की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, जो इन्होंने ओडीआई का पहला मैच खेला था वो कब खेला था इन्होंने? 92 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कब? 92 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, है ना। और आखिरी मैच ओडीआई का 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ। टेस्ट का पहला मैच 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ, और आखिरी मैच 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, और ये जो है बीसीसीआई के 35वें वो भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, है ना। अभी जो है इस टाइम पर रोजर बिटनी है जो 36 थे, इनसे पहले जो थे कौन थे? ये सौरभ गांगुली जी थे। ठीक है, चलिए अब आज की जो है महत्वपूर्ण घटनाएं जो विदेश में हुई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। विदेश में कौन कौन सी हुई थी? पहली थी 18 जनवरी 1778, 1778। कब? 18 जनवरी 1778 को जो हुआई द्वीप समूह है इसकी खोज की थी, किसने? करने वाले जेम्स कुक पहले यूरोपियन बने। ठीक है, तो ये जो जेम्स कुक जी हैं इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी हुआई द्वीप समूह जो है। ठीक है, हुआई ये द्वीप समूह है, इसकी इन्होंने खोज की थी। ठीक है, बहुत सारे द्वीप है वहां पे, उसका एक समूह है, उस पूरे को एक साथ क्या बोलते हैं? सारे द्वीपों को एक साथ मिला दे हुआई बोलते हैं, इंग्लिश में हुआई आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनकी खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने, है ना। पहले यूरोपियन ने बने थे जो जिन्होंने इसकी खोज करते पहली बार इन तक पहुंचे थे। कब? 18 जनवरी 1778 को। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आता इनको एक खोजकर्ता क्यों बोलते हैं। खोज तो ऐसी चीज होती है जो आपने ढूंढी हो, मतलब ढूंढने का मतलब है कि जो पहले थी नहीं फिर आपने निकाल दी हो। जैसे हम क्या बोलते हैं, भारत की खोज किसने की थी? हमारे पेपर में बाकायदा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी। चलिए वो लोग बोलते हैं, उनका तो समझ आता है, वो
वो तो अपने आप को महान समझते थे, हमने खोज की थी। लेकिन भारत में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में, पता नहीं क्यों पूछा जाता है। पर चलिए अगर पूछा भी जाए भारत की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, वास्को डी गामा जी ने। पर ऐसा सही मायने में भारत की खोज किसी ने नहीं की थी, भारत पहले से एक देश था, ठीक है ना। समझिए कितना पुरानी सभ्यता है हमारी, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की टाइम की, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की। उस टाइम पे और कोई और सभ्यता ऐसी थी भी नहीं, इतनी मॉडर्न, इतनी एडवांस, इतनी बड़ी, ठीक है। पता नहीं अंग्रेज कहां से आ गए फिर, है ना। समझ रहे हो आप, पता नहीं अंग्रेज कैसे हमारी खोज कर सकते हैं जब हम इतने पुराने हैं, है ना। उनसे इतने पुराने हम लोग, हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है। पर चलिए जो ये है इस न्यूज को पूरा कर लेते हैं। जो हवाई आइलैंड है, इनकी खोज, जो हवाई द्वीप समूह है, इसकी खोज जेम्स कुक ने, ये पहले यूरोपियन थे जो हवाई, जो आपके द्वीप समूह है हवाई आइलैंड जो है, पूरा 18 जनवरी 1778 को यहाँ पे गए थे, ठीक है ना। हवाई आइलैंड है कहाँ, ये भी तो पता होना चाहिए, हवाई आइलैंड है कहाँ है। हवाई आइलैंड जो है आपका अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, यूएसए जो है उसके पार्ट है हवाई आइलैंड, ठीक है। तो अगर मैं आपको हल्का सा मैप ड्रॉ करके बताऊं, मैं इसको मिटा के यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अपने आशा है आपने इनको नोट्स में अपने में लिख लिया होगा, ठीक है। तो हवाई आइलैंड जो है वो कहाँ पे है, कि अगर मैं ये इसको, ये आपका जो मान लीजिए अमेरिका का मैप हो गया है आपका, है ना, ये आपका अमेरिका का मैप हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो कनाडा हो गया, ये तो कनाडा हो गया। ये आपका क्या हो गया, अलास्का, ये भी हमारे अमेरिका का ही पार्ट है, यूएसए का ही पार्ट है। ये जो बीच वाला हिस्सा हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया यूएसए, है ना, ये भी यूएसए ही है, ठीक है। ऊपर वाला ये भी यूएसए का हिस्सा है। तो ये जो इधर है ना, ये इधर जो पानी वाला पूरा समुद्र है, ये कौन सा समुद्र है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा सागर है ना, प्रशांत महासागर, उसी में यहीं पे पड़ता है हवाई आइलैंड। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है। इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे सबको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, हवाई द्वीप समूह या हवाई आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे है वो, है ना। और ये किसके अंदर आता है, ये आपका यूएसए के अंदर आता है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 50वीं स्टेट मानी जाती है। जो अगर आप यूनाइटेड स्टेट का, जो आपका यूएसए है, उसका झंडा देखोगे ना, तो उस पे जो है, उसमें सितारे लगे हुए हैं ऊपर, तो 50 सितारे, तो एक सितारा एक स्टेट को जो है बताता है, ठीक है। तो जो 50वां सितारा है वो इसीलिए लगा हुआ है, हवाई जो आपका द्वीप समूह है, इसी के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, जेम्स कुक ने, पहले यूरोपियन थे जो यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है। अगली न्यूज देखते हैं, अगली क्या है घटना। 18 जनवरी 1896 में, 18 जनवरी 1896 में एक्सरे मशीन तो आप सभी जानते हो, सबने किसी ना किसी का एक्सरा है, अपना भी कभी एक्सरा निकलवाया हो, कभी कुछ हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, तो कोई हड्डी वड्डी टूटी तो नहीं है, ये सब देखने के लिए एक्सरे मशीन से एक्सरे करवाते हैं ना। तो उसी एक्सरे मशीन की बात हो रही है। इसका पहला प्रदर्शन किया गया था, है ना। तो पहली बार इसको दिखाया गया था, एक्सरे मशीन कुछ मशीन होती है, ये ऐसे काम करती है। तो पहली बार कब उसको दिखाया गया था, 18 जनवरी 1896 को, है ना। 1896 को दिखाया गया था, 18 जनवरी 1896 को पहली बार जो आपकी एक्सरे मशीन है इसको दिखाया गया था। तो इसमें क्या था कि एक्सरे क्या होता है बेसिकली, वो तो मशीन हो गई पूरी, है ना। एक्सरे क्या होता है, जो अलग अलग रेज होती है, ठीक है, जो लाइट होती है उसकी अलग अलग वो होती है, वो अलग अलग वेवलेंथ पे उस पर चलती है। तो अलग अलग जो रेंज होती है, वेवलेंथ जो होती है, अलग अलग स्पेक्ट्रम जो होते हैं, उनके हिसाब से लाइट को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जैसे रेडियो वेव होती है, ठीक है, जो रेडियो चलाने के लिए काम आती है। माइक्रोवेव होती है, जो माइक्रोवेव वगैरह और सब में यूज होती है। उसी तरह जो आपकी ये है एक्सरे है, ये एक्सरे जो काम है वो तो आपको पता ही है, वो सब देखने के लिए हमारी बॉडी से आर पार हो जाती है और पता लगाती है कि कहीं वो तो नहीं है। कैसे पता लगाती है, जैसे मान लीजिए मेरा पूरा शरीर है ना, इससे रेव हमारे पास करी जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है, जो हमारी हड्डी है उसको नहीं क्रॉस कर पाती, जहां वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी, जहां जाकर टकरा जाएंगी, वो जो है दिख जाता है। जब हमारा एक्सरे निकल के आता है तो उसमें हमारा पूरा जो जैसे हड्डी होती है वो दिखती है ना, तो जहां वो टकरा जाती है वो हिस्सा दिख जाता है, वो हड्डी हमको दिख जाती है। अगर मान लो हमारी हड्डी कहीं से टूटी हुई है, तो ये रे वहां से सीधी पार निकल जाएगी, ठीक है। पार निकल जाएगी, इसका मतलब वहां पे कुछ है नहीं, वहां से जो हिस्सा था वो टूट गया, है ना। तो वहां से पार निकल गई, वहां पे होनी चाहिए वैसे तो, है ना, डॉक्टर को तो पता है वहां पे होनी चाहिए, हमको ही तो नहीं पता कैसे कैसे कहाँ पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर को तो पता है कहाँ पे होनी चाहिए। तो उनको पता होता है अगर यहाँ पे से सीधी रे निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ पे खाली जगह है, मतलब यहाँ से हड्डी टूट गई है, ऐसे पता लगाती है, ठीक है। जो एक्सरे होती है तुम्हारी आपकी, है ना। तो जो एक्सरे मशीन है, इसका पहली बार जो यूज किया गया था, पहली बार जो इसको प्रदर्शित किया गया था, पहली बार जो दिखाया गया था, कब दिखाया गया था, 18 जनवरी 1896 को, ठीक है। जो एक्सरे है, एक्सरे जो है पहले इसी का आविष्कार हुआ होगा ना, इसी को देखा गया, ढूंढा गया होगा ना, कि एक्सरे नाम की जो रे होती है, ऐसी कोई एक्सरे नाम की भी होती है, ठीक है। जो लाइट होती है, एक्सरे नाम की भी कोई होती है इसकी वेव, तो उसको किसने खोजा था, जो आपकी एक्सरे है उसको किसने खोजा था, एक्सरे को खोजा गया था WC रोंटगेन के नाम, रोंटगेन, ये साइंटिस्ट का नाम है, क्या है, WC रोंटगेन, GEN, WC रोंटगेन, ठीक है, WC रोंटगेन। इन्होंने जो है
जो 1895 में इसको ढूंढा था, ठीक है, 1895 दिसंबर 1895 में इन्होंने एक्सरे को ढूंढा था। इसका नाम इन्होंने एक्सरे क्यों रखा, क्योंकि जब ये पूरा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उस टाइम पे इनको ये नई रे मिली, तो ये एक नई लाइट होती है, एक नई लाइट का वो है प्रकार है ना, पर इनको पता नहीं था ये कौन सा है, तो इन्होंने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है, मुझे इसके बारे में जानकारी ना हो, पढ़ के फिर देखूंगा, फिलहाल इसको एक्स नाम रख देता हूं। जैसे मैथ में नहीं रख देते, कई बार कोई निकालना होता है कि पूरा क्वेश्चन है कि ये निकालो, तो उसको हम एक्स रख लेते हैं, उसी तरह इन्होंने इस रे का नाम एक्स रख दिया, ठीक है। कि अभी मुझे पता नहीं है, बाद में देखूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि एक्सरे नाम, मतलब ये जो रे है कोई होती नहीं है, तो इसकी खोज इन्होंने कर दी कि एक्सरे जो है, फिर इसका नाम एक्सरे हो गया था, ठीक है, इस रे का नाम एक्सरे है, ठीक है। तो इन्होंने 1895 दिसंबर में WC रेंटजन ने इसकी खोज करी थी। कहां पे, जो आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, जो आपका इंग्लैंड है, वहां पे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहां पे इसकी खोज हुई थी, वहीं की उसी के लैब में जो है इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। और ये जो पहली बार दिखाया गया था, ये प्रदर्शन इसका हुआ था, ये जो पेशेंट थे जिनके ऊपर प्रदर्शन हुआ था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन था उनका नाम, जिनके ऊपर पहली बार ये जो है इस्तेमाल की गई थी, जिनके ऊपर पहली बार इस्तेमाल करके दिखाई गई थी, किसके ऊपर, जे थॉमसन, ठीक है। उसी के बाद 1895 में इसका आविष्कार हुआ दिसंबर में, फिर जनवरी में पहली बार 1896 में इसको दिखाया गया, फिर ना जो जे थॉमसन है इनके ऊपर दिखाया गया था, ठीक है। फिर एक चीज का और आविष्कार हुआ 1897 में एक चीज का और आविष्कार हुआ, 1897 में एक चीज का और आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रॉन का। आप सबने पढ़ा होगा, जिसने भी साइंस पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका आविष्कार कब हुआ, 1897 में। उसका आविष्कार किसने किया, उसका आविष्कार किया था जे थॉमसन ने, है ना। तो वो जे थॉमसन ने एक्स रे की मदद से ही उसका आविष्कार किया था, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, 1897 में। तो 1895 में जो एक्सरे का आविष्कार हुआ दिसंबर 1895 में, किसने किया, WC रॉन्गटन, ठीक है। उसके बाद 18 जनवरी 1896 को जो है जे थॉमसन के ऊपर इसको पहली बार करके दिखाया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर लिया, ठीक है, समझ गए। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज पे चल लेते हैं, जो आखिरी आज की लास्ट न्यूज है, वीडियो वैसे भी काफी लंबी हो गई होगी। तो क्या है आज की लास्ट न्यूज, कि 18 जनवरी 1921 को झूठ पकड़ने वाली मशीन का नीदरलैंड में पहली बार इस्तेमाल हुआ, ठीक है। जो आपकी झूठ पकड़ने वाली मशीन है, जिसको लाई डिटेक्टर बोलते हैं ना, लाई डिटेक्टर, लाई मतलब झूठ और डिटेक्ट मतलब पता करने वाला, ठीक है। तो जो ये झूठ बोलने वाली मशीन जो है, इसको लाई डिटेक्टर बोलते हैं, है ना। इस मशीन का पहले दिन इस्तेमाल हुआ था, आज के दिन। कहां पे हुआ था, नीदरलैंड में। नीदरलैंड एक देश है ना आपका यूरोप में, वहां पे इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। जो ये है आपकी झूठ पकड़ने की मशीन जो है, इसको किसने बनाया था, है ना, इसको बनाया था जॉन अगस्तस, इसको बनाया था जॉन अगस्तस ने इसको बनाया था, ठीक है, जॉन अगस्तस, ठीक है। इसका आविष्कार किया था जॉन अगस्तस ने, ठीक है। ये उस टाइम पे स्टूडेंट थे वहां की एक यूनिवर्सिटी में, नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में, वहां पे इन्होंने बनाया था। इनका जो प्रोजेक्ट था, वो कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलता है ना, लास्ट में आपको लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो इनको एक प्रोजेक्ट बनाना था। उसमें इन्होंने सोचा कि एक ऐसी चीज बनाई जाए जो आपके पुलिस वाले होते हैं, है ना, कोई भी क्राइम हो रहा है उसमें पुलिस वालों की मदद कर सके, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे इस मशीन का आविष्कार किया, है ना। इसको वैसे झूठ पकड़ने की मशीन नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो तो न्यूज़पेपर टर्म में बोल देते हैं, न्यूज़पेपर वाले लिख देते हैं इसलिए बोल देते हैं, लेकिन इसको झूठ पकड़ने की मशीन नहीं बोलते। इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पॉलीग्राफ। ये इसका सही नाम है, पॉलीग्राफ, ठीक है। झूठ पकड़ने की मशीन नहीं है इसका सही नाम। इसका सही नाम क्या है, पॉलीग्राफ। तो इसका पॉलीग्राफ का आविष्कार किया जॉन अगस्तस ने, ठीक है। जॉन अगस्तस ने जो आपका ग्राफ है इसका आविष्कार किया था 1921 में, ठीक है। 18 जनवरी को फिर इन्होंने चला के दिखाई। तो उस टाइम पे ये जॉन अगस्तस जो है स्टूडेंट थे अपने कॉलेज में, और इनके एक्सपेरिमेंट की तरह इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद इसको फिर जब ये बहुत फेमस हो गई, इसके बाद बहुत चल गई, ठीक है। उसके बाद इसको सब पुलिस वगैरह सब यूज करने लगे, आर्मी यूज करती है, टेररिस्ट के ऊपर पुलिस जो है यूज करती है, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा इसका यूज, है ना। तो ये जो है उसके बाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगी, ठीक है, समझ गया। तो ये जब बनाई गई थी ना, ये सही में झूठ पकड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये बनाई गई थी कि जो पुलिस वाले उनकी मदद तो झूठ पकड़ने में ही होती थी, मतलब बनाना तो इसीलिए था कि झूठ पकड़ी जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आदमी झूठ बोल रहा है तो तुरंत बोल देती है झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं। ऐसे मशीन को क्या पता
ये क्या करती है, जो आदमी होता है उसके ब्लड प्रेशर को देखती रहती है, ठीक है। जब कोई आदमी झूठ बोलता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है ना, कि सामने वाले को पता ना चल जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, थोड़ा सा हल्का सा स्पाइक आता है ब्लड प्रेशर में, ठीक है। सांस लेने में थोड़ी सी वो हो जाती है, थोड़ी तेज तेज सांस लेने लगता है, ठीक है। ये 2-3 तरह की परेशानी होती है। स्किन जो होती है आपकी थोड़ी सी खिंचने लगती है, ठीक है, जब आप झूठ बोलते हो। तो ये 3-4 चीजें होती हैं, ये होती हैं, ये जो है इन सब चीजों को डिटेक्ट करके बताता है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं, इसका मतलब इंसान झूठ बोल रहा है, और ये सब चीजें नहीं हो रही तो इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये इसका बताने का तरीका है लाइव डिटेक्टर का। तो ये जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको नापती है, जो आपकी सांस लेने की क्षमता होती है उसको नापती है, आपकी पल्स को नापती है। पल्स जानते हो ना आप, पल्स क्या होता है? जैसे हम बुखार होता है तो पल्स नापता है हमारे डॉक्टर, तो वो कैसे होती है, जो हमारा खून बहता है ना, उससे देखी जाती है पल्स, ठीक है। तो इन सब चीजों को नाप के बताती है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जॉन अगस्टस ने, ठीक है। इसका पहली बार इस्तेमाल नीदरलैंड में 18 जनवरी 1921 को हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। बाकी मुझे लगता है आपने इसके नोट्स भी बनाए होंगे। नोट्स जरूर बनाया करिए, अपने हाथों से लिख के अपनी लैंग्वेज में कॉपी पे लिखें, या नोटपैड में, या तो अपने लैपटॉप में अपने नोट जो होता है उसमें लिखे, है ना, जो टैब होता है उसमें लिखें, जैसे भी लिखें, लेकिन लिखें अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। स्क्रीनशॉट के ऊपर खाली निर्भर ना रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो अपने हिसाब से लिखता हूँ, ठीक है, जो मुझे समझ में आए। उस टाइम पे मैंने बोला होता है तो आपको भी समझ में आ जाती है मैं क्या लिखा हूँ, लेकिन आप उसको कुछ दिन बाद देखेंगे, बल्कि 2 दिन बाद भी देखेंगे, 1 हफ्ते बाद देखेंगे, तो आपको याद नहीं आएगा ये क्या लिखा था मैंने, फिर आपको दोबारा से वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करा करिए, है ना, कि आप जो है अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, जो आपको बाद में रिवाइज करना हो या कुछ भी देखना हो तो आपको तुरंत से याद आ जाए कि अपनी लैंग्वेज में आपने क्या लिखा है, क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ मैंने अपने हिसाब से लिखा है, समझाने के हिसाब से, ठीक है। आपको इस बात इसलिए समझ में आ गया क्योंकि मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाया करिए अपने हाथों से, ताकि आप रिवाइज करें एग्जाम से 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले रिवाइज करें, तो आप आराम से उसको रिवाइज कर सके। आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, रिवाइज करते समय में कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप सीधे वीडियो खोलिए, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र में वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से सीधा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नोट्स बनाया करिए। और अगर नहीं बनाए तो उस वीडियो को आप दोबारा देख के, है ना, आपके फोन में वो प्लेबैक स्पीड होती है यूट्यूब पे, 2x में कर सकते हैं, 1.75 में कर सकते हैं, ऐसे तेज करके, और जल्दी जल्दी नोट्स बना लीजिए। धीरे बनाना है आपको, धीरे बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन पहली बार में जब आप देख रहे हैं तो कभी भी तेज मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि फिर बहुत सारी चीज बहुत तेज तेज में मिस हो जाती है, समझ में नहीं आती है। पहली बार में धीरे देखिए, जब समझ में नहीं आता है तो जब उसको तेज देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बार में आपको पता होगा कि आप कहाँ पे क्या बोला गया, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ, उनको भी पता चले आज के दिन ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी हर तारीख को, है ना। और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो गया है, ठीक है ना। तो आपको हम ये वीडियो इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, ठीक है। आपको क्या मेहनत करनी है कि बस देखना है और नोट डाउन करना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। जो ढूंढने का काम है वो हमारा है, तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए पढ़ने वाला, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। तो हमको सपोर्ट करिए, और मिलते हैं फिर आज के इतिहास की वीडियो में कल 18 जनवरी को। धन्यवाद।